कराची में अमन व अमान की सूरत हाल तो पहले से बहुत बेहतर है, मगर जराइम की शरह पर नज़र डाली जाए तो ये बेहतरी भी बस ख्याली बेहतरी ही दिखाई देती है। यहाँ के शहरी दहशत गर्दों की बड़ी बड़ी कार्रवाइयों से तो काफ़ी हद तक महफूज हो चुके हैं, मगर अपनी गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर हर खौफ से आज़ाद होकर फिरने वाले उन जराइम पेशा अफराद से बिल्कुल महफूज नहीं जो ज़रा सी मुज़ाहमत पर उन्हें अपनी जान से महरूम कर देते हैं। अगर पुलिस और हुकूमत से ये सवाल किया जाए कि कराची का कौन सा इलाका जराइम से पाक है, तो वो किसी भी ऐसे इलाके की निशानदही नहीं कर सकती जो जराइम पेशा अफराद से महफूज हो। अपनी जान की हिफाजत के लिए आला सरकारी अफसरान के लिए सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात मौजूद होते हैं और दौलतमंद अफराद भी असलहे से लैस सिक्योरिटी गार्ड्स की हिफाजत में मुख्तलिफ शहराओं पर सफ़र करते नजर आते हैं। लेकिन आम शहरियों को अपनी मामूली सी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और चंद रुपयों के साथ अपनी कीमती जान की छिन जाने का भी हर वक्त डर लगा रहता है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी इस शहर की गलियों और सड़कों पर जराइम पेशा अफराद का राज था और ईद के दौरान भी वो जराइम पेशा अफराद के हाथों महफूज नहीं थे। हमारे ख्याल में शहर की तरक्की के ख्वाब उस वक्त तक सिर्फ ख्वाब ही रहेंगे जब तक इस शहर को जराइम पेशा अफराद से पाक नहीं किया जाएगा। जो नौजवान अपने ही मुल्क और फिर अपने मोहल्ले या घर में खुद को गैर महफूज समझते हों, उनका मुस्तकबिल कैसे रोशन हो सकता है? वो तालीम और तरबियत या तफरीह के लिए अपने घरों से बाहर कैसे निकल सकते हैं, खासकर ऐसे हालात में जब पुलिस भी अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम रहे। कुछ अर्सा कबल कराची में एक नौजवान अपने कज़न के साथ ससुराल में होली मनाने जा रहा था, मगर उससे क्या मालूम था कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस इंतज़ार में बैठे हैं कि उनके खून से होली खेली जाए। रोशनियों के शहर में ये दिल दहला देने वाला वाक़या कहाँ और कैसे पेश आया, आइए हम आपको बताते हैं। इस शहर में डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल हो या जाती दुश्मनी पर कत्ल के वाक़यात गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस किस्म की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान से चले गए। कराची के हसास जिला कहलाए जाने वाले साउथ जोन के बोर्ड बेसन थाने की हुदूद श्री जिना कॉलोनी ब्लॉक 1 क्लिफ्टन में अपने ससुराल से खाना खाकर वापस जाने वाले दो मोटरसाइकिल सवार नौजवान दीपक और विकास पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी थी, जिसके नतीजे में दोनों नौजवान जख्मी होकर गिर पड़े थे। जख्मी होने वाले अफराद को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए 25 बरस का दीपक इंतकाल कर गया, जबकि इस वाक़े में जख्मी होने वाला नौजवान विकास गर्दन और कमर पर 2 गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुआ। तो रोड पे जब हम जा रहे थे तो पीछे से एक बाइक आई है 125 पे, उसने आगे एकदम से एक्सीडेंट दिया। तो ये बच्चा था, छोटा है, 17-18 साल का है, तो वो थोड़ा सा घबरा गया। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उस मोटरसाइकिल सवार ने जो गन निकाली है, लोड की और डायरेक्ट जो है ना फायर करना शुरू कर दिया। ये पहला फायर किया तो इसने ब्रेक मार के थोड़ा साइड हुआ, लेकिन इतनी देर में उसने 3 फायर और कर दिए। जैसे फायर इनको लगे तो ये पीछे दीपक गिर गया और वो विकास भी थोड़ा आगे जाके मतलब उसकी गाड़ी गिरी है। फिर इसने उठा के वापस दीपक को देखने की कोशिश, उठाने की कोशिश की तो वो उससे उठानी, और वो जो कातिल जो था मोटरसाइकिल पे वो फायर करता हुआ, मजीद और फायरिंग करता हुआ सीधा आगे निकल गया। तो उसमें हुलिया पूछा गया कि आपने उसकी शक्ल देखी? तो उसने कहा नहीं मामू, मैं शक्ल नहीं देखी है। उसने काला जोड़ा पहना हुआ था और काला हेलमेट लगाया हुआ था, तो उसकी शक्ल वो नहीं देख पाया। मकतूल दीपक और उसका जख्मी होने वाला कज़न किस इलाके में रहते थे और वो क्या काम करते थे? जख्मी होने वाले नौजवान ने खुद पर होने वाली फायरिंग के बारे में क्या बताया और ये वाक़या किस तरह पेश आया? मकतूल दीपक के घर वालों का कहना है कि उन्हें मोबाइल फोन पर इत्तला मिली कि दीपक और विकास नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी हो गए हैं। मकतूल दीपक और उसका कजन कोरंगी इब्राहिम मैदरी के रहायशी हैं। मकतूल दीपक के घर वालों के मुताबिक दीपक अपने खानदान का सबसे होनहार नौजवान था। उसने मुआशियात में मास्टर्स कर रखा था और वो एक इदारे में काम कर रहा था, जबकि मकतूल की 4 माह कबल ही मंगनी हुई थी। सर, हमें कॉल आई हमारे मामू के नंबर पे, हम होली के फेस्टिवल में ही जा रहे थे, क्रॉसिंग में ही थे। तो फिर जब हमें कॉल आई तो हमने वो फेस्टिवल कैंसिल करके और हम डायरेक्ट जौद्दीन की तरफ रुक किया। जब उधर जाते हैं तो देखा तो हमारे रिश्तेदार आज श्री जिना कॉलोनी के वहाँ पर खड़े हुए थे और दोना लगा हुआ था। तो
फिर जब हम अंदर जाने की कोशिश करे तो ट्रीटमेंट बच्चे का चल रहा था उस टाइम, तो वो डॉक्टर ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। कुछ देर के बाद फिर जब वो डेथ हो गई उसकी, तो हमें डॉक्टरों ने बुलाया। हाँ, तकरीबन 3 या 4 महीने हुए उसकी मंगनी हुई है, और उसने अपनी पसंद से मंगनी की थी, किसी कोई बात नहीं। मकतूल दीपक अपने कजन विकास के साथ अपने ससुराल से होली मनाकर वापस जा रहा था तो उस पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। मकतूल दीपक के ससुर का कहना है कि वाकये में जख्मी होने वाले विकास ने उन्हें बताया कि उन पर फायरिंग करने वाला 125 बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर सवार एक मुलजिम था। उसने काले कपड़े और काला हेलमेट भी पहन रखा था, जिसकी वजह से उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। तो मैं फ़ौरन वहाँ से अपना काम जल्दी से समेट के हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। जब हॉस्पिटल पहुँचा तो देखा कि जो दीपक मेरा होने वाला जो दामाद थे उनकी डेथ हो चुकी थी, और भतीजा तो भांजा मेरा वो काफ़ी ज़ख्मी था और उसको जनाज़े अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था। तो मुझे तो इस तरह से पता चला है। 2 नौजवानों के साथ जिस तरह खून की होली खेली गई उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शायद इसीलिए मकतूल का ससुर ये समझ रहा था कि अपने दामाद के जिस्म पर खून नहीं बल्कि होली का रंग है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस तालीम याफ्ता नौजवान के वालिदैन ने 3 माह कबल ही उसकी मंगनी की। दीपक और विकास को जिस जगह पर निशाना बनाया गया, रात के औकात में वो सड़क सुनसान होती है, इसलिए उनकी मदद के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं था। फायरिंग के वाक़ये में जख्मी होने वाला 18 बरस का विकास जख्मी हालत में वहाँ से उठकर आधा किलोमीटर पैदल चलकर अपने मामू के घर वापस गया, जहाँ पहुंचकर उसने उन्हें इस वाक़ये के बारे में आगाह किया। मकतूल के ससुर का कहना है कि विकास के जिस्म से निकलने वाले खून को वो होली का रंग समझ रहे थे। तो तकरीबन वो आधा किलोमीटर का वहाँ से फासला था। 3 ब्लड लगने के बावजूद वो बच्चा जो वहाँ से भागता हुआ घर पे आया है, उसको ब्लीडिंग हो रही थी और घर तक आया है। जब घर पे आया तो बेटे ने देखा, मेरे भाई ने भी देखा, तो वो यही समझे थे कि किसी ने इसके ऊपर रंग डाला, क्योंकि होली का त्यौहार था और वो सब होली खेल रहे थे। तो वो ये समझे कि इसके ऊपर किसी ने रंग डाल दिया अभी। तो इसको कहा तेरे पे किसने रंग डाला? तो उसने कहा नहीं भाई मेरे को गोली लगी है। तो सब हंसने लगे। जब उसको गौर से देखा तो वाकई उसको जो है जख्म जब देखे तो पता चला कि वाकई इसको गोली लगी। तो फिर उससे पूछा कि तेरे साथ तो दीपक भी था, वो कहा है? तो उसने बताया कि वो तो बाहर रोड के ऊपर पड़ा हुआ है। कत्ल की इस बहीमाना वारदात में मुलव्विस अफराद क्या पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए, यह हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में होली मनाने के लिए अपने घर से ससुराल जाने वाले नौजवान के साथ खून की ऐसी होली खेली गई कि वो अपनी जान से हाथ धो गया था और उसका कज़न उस वाक़े में ज़ख्मी हो गया। कत्ल की ये वारदात ना तो किसी जंगल में पेश आई और ना ही ऐसे इलाके में नौजवान का खून बहा गया जो बिल्कुल वीरान हो। अगर कत्ल की इस वारदात की तफ्तीश जदीद तरीक़ों से की जाए तो मुल्ज़िमान को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सिलसिले में मकतूल के रिश्तेदारों का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि दीपक 3 भाइयों में सबसे छोटा था और खानदान का सबसे होनहार लड़का था। उसने मास्टर्स तक तालीम हासिल कर रखी थी और वो सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था, लेकिन जालिमों ने इस नौजवान को ना जाने क्यों कत्ल कर दिया। ये 30 नंबर पे था, पढ़ा लिखा था, जॉब वॉब के चक्करों में लगा हुआ था, लिहाजा शौकिया था अच्छी जॉब ढूंढने के चक्कर में। जब दिल करता था 1 महीना काम करता था फिर छोड़ देता था। उसका ये ज़हन था कि कहीं मैं VIP जॉब करूं। इस केस के ऐनी शाहिद और इस वाक़े में मौजूदा तौर पर बच जाने वाले विकास ने समा क्राइम सीन की टीम को क्या बताया, आप उसकी ज़बानी सुन लें। थोड़ा सा बहुत पीछे था वो, उसने थोड़ा सा एक्सीलेटर दिया था, पंप किया था हमारे को कि हमारे को देखो उसने, पर हमने देखा नहीं, हम ऐसे ही जा रहे थे सीधा सीधा, फिर उसने डायरेक्ट फायर करना स्टार्ट कर दिए। आपने देखा था उसको, जो हमलावर था किस किस्म की बाइक पर था, उसने उसका हुलिया क्या था? नहीं, हमने नहीं देखा था। वो जब भी गोली मार के चला गया था ना, फिर इसके बाद मैंने उसको जब भी नज़र मारा था तभी उसको हेलमेट पहना हुआ था ब्लैक कलर का और उसको ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और उसके बाद 125 थी, 0 मीटर 125 थी, उसमें नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ था और
क्या नाम है उसका, कपड़े 125 का कपड़ा भी जो ना वो भी ब्लैक था। मकतूल के मामू का कहना है कि पुलिस अगर चाहे तो पुलिस इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस जाए वकूअ और उसके अतराफ के इलाकों की CCTV फुटेज चेक करे तो कातिल पकड़े जा सकते हैं। कि मेहरबानी करके ना पुलिस से सबसे ज़्यादा जो ना वही हमारा ये है कि आपको कम से कम कुछ नहीं ना तो वो CC कैमरे जो लगे हुए उस रोड के ऊपर उसको देखे, कम से कम ये CC कैमरे जो लगे हुए हैं उनको देख कर और हमें कुछ इंसाफ दिलाएं, क्योंकि वैसे तो आप कुछ नामालूम अपराध कर दिया, सही है। अब वो वाकई हक़ों को लड़के ने भी नहीं देखा ना किसी ने देखा, नामालूम अपराध है, तो कम से कम आप जिस रोड पे जा रहे हैं, जिस रोड पे उनको गोली मारी है वहाँ आसपास में CC कैमरे लगे हुए, आप उन पे देखें, उनसे कुछ मिल जाएगा आपको। जबकि दूसरी जानिब इलाका मुअज़्ज़िज़ीन का कहना है कि पुलिस ने इस केस में लवाहिकीन के साथ कोई ताउन नहीं किया। मकतूल के लवाहिकीन ने इस केस की आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का मुतालबा करते हुए कातिलों को गिरफ्तार करके उन्हें करारवा की सजा देने का मुतालबा किया है। इस तरीके से यानी कि उस पर फायर हुए तो वो तो किसी ने टारगेट किया है, वो तो कोई भी बंदा कह सकता है, आप भी कह सकते हो देखने वाले। देखिए कोई छीनने वाला जो जबरत करने वाला जो है वो तो आके मोबाइल ले लेगा या गाड़ी छीन लेगा या पैसे लेगा, जान तो कोई नहीं लेता। हम भी इसी कराची में रहते हैं। हम खुद हैरान है इसमें क्या इसकी वजह हो सकती है, इसको जो टारगेट किया गया है। तो इसमें ये पुलिस ही तफ्तीश करके सब उसके अंजाम तक पहुंचेंगी। साबिका इसके मंगनी की हुई पुलिस उनको भी इन्वॉल्व कर रही है और भी उस केस पे देख रही है सब जो तरीक़ेकार है तफ्तीशी अफसर, देखो कहाँ अंजाम तक पहुँचते हैं। पुलिस ने कत्ल की इस वारदात के 2 हफ्ते बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिसके बारे में पुलिस का कहना था कि उसने दीपक को रकाबत की वजह से कत्ल किया। देखिए, जब आंखों पर इश्क की पट्टी बनती है तो उसका क्या भयानक अंजाम हो सकता है। दूसरी जानिब बोर्ड बेसिन पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया था और इस वाक़े के रूनुमा होने के 2 हफ्तों के बाद एक मुलजिम सदाम को गिरफ्तार किया, जिसने इस वारदात में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिम सद्दाम उसी इलाके का रहने वाला है और उसने रकाबत की बुनियाद पर दीपक को गोलियां मारकर कत्ल किया, क्योंकि वो दीपक की मंगेतर को पसंद करता था। पुलिस का कहना है कि इस केस के हवाले से मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। जमीन, जायदाद और रकम का लालच इंसान का खून तक सफेद कर देता है, यहाँ तक कि भाई भाई का और बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। ऐसे में रिश्तेदार या दोस्त अहबाब का क्या गिला किया जा सकता है। शाहकोट में रकम के लालच में एक नौजवान अंधा हो गया और उसने अपने ऊपर एतमाद करने वाले करीबी रिश्तेदार के खून का प्यासा बन गया। नौजवान के लालच ने क्या गुल खिलाया, आइए हम आपको बताते हैं। शाहकोट के नवाही इलाके ताराकोट का रहायशी 17 साल मोहम्मद शरीफ गैर शादीशुदा था। उसकी डेरा गाजी खान में ज़री जमीन थी, जिसकी आमदन से वो गुजर बसर करता था। कुछ अर्सा कबल मोहम्मद शरीफ ने ज़री रकबा फरोख्त कर दिया और मिलने वाली 8 लाख की रकम उसने अपने भाई मोहम्मद अमीन के दामाद करमदीन के बैंक अकाउंट में रखवा दी और कहा कि वो चंद माह बाद ले लेगा। जिसके कुछ हफ्तों बाद मोहम्मद शरीफ लापता हो गया। कुछ मालूम ना हो सका कि वो कहाँ गया, जिस पर वुसा ने थाने में इतला कर दी। मोहम्मद शरीफ ने जमीन इसलिए फरोख्त की कि वो मिलने वाली रकम से कोई ऐसा काम करे जिससे जिंदगी सुकून से गुजर सके, मगर उसे क्या मालूम था कि यही रकम उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। मोहम्मद शरीफ के भाई मोहम्मद अमीन ने अपने भाई की पुरस्रार गुमशुदगी के 5 रोज बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिस पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस को पूछताछ से मालूम हुआ कि मोहम्मद शरीफ आखिरी बार करमदीन के साथ मोटरसाइकिल पर जाते देखा गया था। जिस पर पुलिस ने करमदीन से पूछताछ की तो उसने मुतज़ाद बयानात दिए। तो पुलिस ने शक गहरा होने पर उससे कड़ी तफ्तीश की तो उसने मोहम्मद शरीफ के कत्ल का इतराफ कर लिया। जब ये इधर घर आए हैं तो करमदीन की जो नीयत थी ये बेईमान हो गया और इसने अपना इसको जो था शरीफ को लेके और ये निकल गया इधर शेखुपुरा साइड के ऊपर। पुलिस के मुताबिक मुलजम ने मोहम्मद शरीफ के 8 लाख रुपए हथियाने के लिए उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और धोखे से क्यूबी लिंक नहर पर ले जाकर उसे नहर में फेंक दिया और घर आ गया था। फिर एक दिन कहते कि तेरे कोल आ जाने तेन पैसे दे, ताए नूं लै गए से पैसे दे दे। मैं ठीक है, वापस आ गए नाल आन के ते
मैं फरूखाबाद नहर ते लै गया तो उत्थे जाके मैं धक्का दे दित्ता। पुलिस ने करमदीन की निशानदेही पर नहर से मोहम्मद शरीफ की लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है, जबकि मोहम्मद अमीन की दरख्वास्त पर मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे इन्वेस्टिगेशन की तो इसने बताया कि जी जब वो पैसे मिले थे तो पैसे लेके इसने कहा कि मैंने वो नबीना था, मैंने उसको ऊपर से पकड़ के जब जोर दिया तो उसको नीचे नहर में गिरा दिया। नहर में गिरा के तो मैं खामोशी से आ गया। ये हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, तमाम जो हमारी एविडेंस है वो भी हम कलेक्ट कर चुके हैं। तो लाश उसी वक्त वर्षा के हवाले कर दी गई थी। अभी बंदा गिरफ्तार है तो इंशाअल्लाह ताला ये जेल जाएगा। मोहम्मद शरीफ को शायद मालूम नहीं था कि वो जिस रकम के मिलने से अपनी आने वाली ज़िंदगी में आसानियां पैदा करना चाहता है वही उसका सब कुछ छीन लेगी। उसकी हलाकत पर उसके भाई और दीगर रिश्तेदारों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मोहम्मद शरीफ की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि मकतूल करमदीन से अपनी रकम मांग रहा था, मगर वो टाल मटोल कर रहा था। रकम हथियाने के लिए उसने उसे मार डाला। भाई मेरा आखे भी पैसे दे, वो आखे मैं नहीं देंदा। ਉਹਦਾ ऐसा दिल बेईमान होया, ਉਹ नहर ते लै गया भिखे वाली ते भिखे वाली नहर ते जाके नहर ते धक्का दे दित्ता। वर्षा का कहना है कि मुलजिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, सानू इंसाफ दिता जाए। मकतूल के वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलज़म से तफ्तीश की जाए और उसके साथ कोई और मुलविस है तो उसको भी गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, शाहपुर। जायदाद का लालच इंसान से सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है। वो ये तक नहीं सोचता कि उसके लिए वो जिस शख्स की जान ले रहा है वो जायदाद से कहीं ज़्यादा कीमती है, इसलिए कि हर इंसान के साथ बहुत सारे दूसरे इंसानों की ज़रूरियात जुड़ी होती हैं। इसलिए किसी की जान लेने से हमेशा गुरेज ही करना चाहिए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cas@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। वीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।